ओके। नमस्कार। लखनऊ से मैं मंजुला मुरारी सृजन संवाद की 154वीं गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ शिव मूर्ति जी हैं, जिनकी पुस्तक अगम बहे दरियाओं पे हम आज बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे पास दो साहित्यिक गेस्ट हैं। एक देवेंद्र जी हैं, जो कुछ ही पल में हमसे जुड़ जाएंगे, और एक नवीन जोशी जी हैं, जो आ चुके हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारी आदरणीय विजय मैम से मैं दरख्वास्त करूंगी कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और हमारे जो प्रमुख आज के कथाकार हैं शिव मूर्ति जी, उनका एक फॉर्मल तरीके से स्वागत अभिनंदन करें। ओवर टू यू विजय मैम। नमस्ते मंजुला जी। सभी उपस्थित लोगों को मेरी नमस्ते। आज ये बहुत ही एक थोड़ी अलग सी गोष्ठी है, क्योंकि ये एक तो 15वें साल का मध्य चल रहा है और 154वीं गोष्ठी है। एक विशेष बात आज जो हुई है, वो सारे के सारे लोग लखनऊ वाले जुड़े हैं। तो अब क्योंकि बात लखनऊ की हो रही है, पहले आप ना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैं आज जो मुख्य हमारे वार्ताकार हैं, जिनके काम पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, शिव मूर्ति जी का स्वागत करती हूँ। शिव मूर्ति जी, मैं समझती हूँ हिंदी का कोई शायद ही कोई पाठक होगा जो उनसे परिचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से लिखा है, बहुत लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और न केवल लिखा है बल्कि उनके काम पर फिल्में भी बनी हैं और कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। सबसे बड़ी बात है जो मुझे बहुत आकर्षित करती है, वो है शिव मूर्ति जी इस उम्र में भी इतने सक्रिय हैं। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया घूम कर आए हैं, और हमारे एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया से हैं, अनीता बुरार जी। उन्होंने बताया कि वो मिली थी और शिव मूर्ति जी ने अपनी पुस्तक उनको दी भी, वो पुस्तक भी मुझे दिखा रही थी। तो घूमते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि वो जितने शहरी हैं उतने ही वो ग्रामीण भी हैं। जितने बड़े वो लेखक हैं, जितने बड़े वो अधिकारी रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, उतने ही बड़े खेतिहर किसान भी हैं। वो खुद भी अभी मिट्टी में उतरते हैं, हल चलाते हैं, खेती करते हैं, गाय बैल के नजदीक रहते हैं। जी देवेंद्र जी, आप स्ट्रीम यार्ड की जो लिंक दी है ना, बस उस पर आप क्लिक कीजिए, आप जुड़ जाएंगे। तो ऐसे विशिष्ट साहित्यकार का इस मंच पर स्वागत है। साथ ही साथ लखनऊ से ही हमारे साथ नवीन जोशी जी जुड़े हुए हैं। नवीन जोशी जी एक जाने माने साहित्यकार हैं तो पहाड़ों से, और हमारी मंजुला जी भी पहाड़ों से है, लेकिन ये लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं। मैं नवीन जी आज जो कहने वाले हैं खास तौर से वो होगा, एक तो उन्होंने शिव मूर्ति जी को पढ़ा है, अध्ययन किया है और उन पर लिखा है। दूसरी बात है, अगर उनके मन में कुछ प्रश्न है शिव मूर्ति जी से और पूछने के लिए, वो प्रश्न भी पूछेंगे। और आज के उपन्यास जिस पर चर्चा हो रही है, अगम बहे दरिया, उसके संबंध में अपना मत भी रखेंगे। मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करती हूँ। मंजुला जी जो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन साहित्य में गहरी रुचि रखती हैं, देशी विदेशी दोनों साहित्य खूब जमकर पढ़ती हैं, और ये एक कारण है इनका सृजन समाज से जुड़ने का और मेरे साथ जुड़ने का। खास ये एक कारण है क्योंकि हम लोग दोनों ही
देसी विदेशी साहित्य खूब पढ़ते हैं, खूब एक्सचेंज भी करते रहते हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बराबर का अधिकार है। आज का संचालन ये करने वाली हैं। मैं इनका भी इस मंच पे स्वागत करती हूँ। हालांकि वो इस मंच की सदस्य हैं, फिर भी आज के कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ फेसबुक लाइव से बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। उनसे गुजारिश ये है कि वो जो यहाँ पर चर्चा चल रही है वो सुने और साथ ही साथ उनके विषय, उनके मन में जो विचार आ रहे हैं वो अभिव्यक्त करें। वो लिखेंगे अपने मन के विचार, तो हम उन्हें यहाँ पर दिखाएंगे। और अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी पूछे ताकि वार्ता और भी रोचक हो सके। मैं फेसबुक लाइव से जुड़े सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे एक और वक्ता थोड़ी देर में आने वाले हैं, देवेंद्र जी, वो भी लखनऊ से हैं और वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वो भी शिव मूर्ति जी के काम पर अपने विचार रखेंगे, साथ ही साथ उनसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो ये दो संवादी हमारे साथ हैं, नवीन जोशी जी और देवेंद्र जी। मैं इनका स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हमारे साथी अनुराग जो स्ट्रीम यार्ड संचालन कर रहे हैं, उनका भी इस मंच पर स्वागत है। मंजुला जी। ठीक है मैम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के जो स्टार कलाकार हैं शिव मूर्ति जी, उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। उनका जन्म 11 मार्च 1950 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव कुरंग में एक किसान परिवार में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र से उन्हें आर्थिक संकट और सामाजिक असुरक्षा से दो चार होना पड़ा। उन्होंने कई छोटे मोटे काम भी करे, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनके अंदर बहुत साहित्यिक प्रतिभा छुपी हुई थी जो बाद में उभर के सामने आई। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं केसर कस्तूरी, कुच्ची का कानून, प्रतिनिधि कहानियां, त्रिशूल, तर्पण, अगम बहे दरियाव, जो उपन्यास है जो आज के चर्चा का विषय रहेगा। अभी लखनऊ में नेशनल बुक फेयर लग रहा है, तो जब मुझे विजय जी ने बताया कि ये वाली पुस्तक का हम इसके बारे में बात करने चाह रहे हैं, तो मैं अपने को रोक नहीं सकी, इसको लेकर आई हूँ। काफी बड़ी पुस्तक है, करीब 600 पन्ने की, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो डिस्कशन होगा उसके कारण से मेरे को इसको पढ़ने में और भी ज्यादा रुचि जगेगी। शिवमूर्ति जी के से साहित्य लेखन से हम सभी लोग परिचित हैं और जो भी उनके साथ में बात करनी पड़ी, हमारे दो संवादी जन उनसे प्रश्न करेंगे और सभी लोगों को उनके बारे में बताएंगे। तो इसलिए मैं फिर अब थोड़ा संक्षेप में आपने दोनों संवादी लोगों का भी आपको से परिचय करा दूं। नवीन जोशी जी मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी लखनऊ में हुई है। विभिन्न समाचार पत्रों में करीब 40 वर्ष तक इन्होंने पत्रकारिता की। हिंदुस्तान अखबार के कार्यकारी संपादक पद से निवृत्ति के बाद स्वतंत्र लेखन में जुड़े हुए हैं। इनके 4 उपन्यास दावानल, टिकटशुदा रुक्का, देवभूमि डेवलपर्स और भूत गांव है। 3 कहानी संग्रह अपने मोर्चे पे, राजधानी के शिकार कथा और बाघैन। कई सारे मीडिया और मुद्दे, उत्तराखंड के सामाजिक अध्ययन, शेखर जोशी कुछ जीवन की, कुछ लेखन की, ये चिराग जल रहे हैं, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इनको कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें से राजेश्वर प्रसाद सिंह कथा सम्मान, गोपाल उपाध्याय कथा सम्मान, एक हमारे उत्तराखंड के रचयिता हुए हैं गिरदा, तो गिरदा स्मृति सम्मान इन्हें मिल चुका है, आनंद सागर कथाक्रम सम्मान और अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान। तो नवीन जोशी जी, आपका स्वागत है। और अभी हमें मालूम नहीं है कि आप शिव मूर्ति जी से उपन्यास के किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, वो हमारे लिए एक इंटरेस्ट का विषय रहेगा। और हमारे दूसरे जो संवादी हैं देवेंद्र जी, शायद वो भी हमसे जुड़ गए हैं।
देवेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। इनका जन्म गाजीपुर जिले के पिपनार गांव में हुआ है। इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ है और काशीनाथ सिंह जी के संपर्क में इन्होंने काफी लिखना पढ़ना ये सब सीखा। ये कई बार कुछ सरकारी नौकरी में भी इन्होंने रहे हैं, डिटेल्स इसमें लिखे नहीं हैं, पर साहित्य के हिसाब से हम इन्हें जानते हैं। 1996 में इनका पहला कहानी संग्रह शहर कोतवाल की कविता, जिस पर इनको इंदु शर्मा कथा सम्मान मिला, यशपाल कथा सम्मान और सावित्री देवी फाउंडेशन का कथा सम्मान मिला है। इनकी कहानियों का दूसरा संग्रह समय बेसमय 2016 में आया और 2020 में गद्य की किताब रचना का अंतरंग और कुछ आलोचना की पुस्तक वगैरह भी लिखी हैं। सेतु प्रकाशन से समग्र कहानियों की एक अलग पुस्तक सेतु समग्र भी इनके प्रकाशित हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे संवादी जन बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। अब मैं इन दोनों से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये शिवमूर्ति जी से इस उपन्यास के बारे में, अगम बहे दरियाओं के बारे में चर्चा आरंभ करें। ओवर टू यू शिवमूर्ति जी। पहले मुझे मंजुला जी मुझे बोलना है। जी हाँ जोशी जी आप बोलिए अगर कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो शिवमूर्ति जी को वैसे मैं गले लगकर इस उपन्यास की बधाई दे चुका हूँ। इतना अच्छा उपन्यास है, तो आज एक बार इस मंच से फिर बधाई देता हूँ। दूसरा ये है कि शिवमूर्ति जी को तो मैंने पहले उपन्यास भी पढ़े हैं, उनकी कहानियां भी पढ़ी हैं, लेकिन अगम बहे दरियाओं एक आप समझिए एक मील का पत्थर की तरह हिंदी साहित्य में आया है। मैं इसे एक अद्भुत उपन्यास इस अर्थ में मानता हूँ कि देखिए, हिंदी का सबसे बड़ा उपन्यास 1935 में लिखा गया था गोदान। उसके बाद कुछ उस क्रम में जो भारतीय ग्राम समाज, किसान, इस सामंतवाद में जकड़े हुए गरीब किसान, इन सब की मुद्दों को उठाता है। उसके बाद इस क्रम में कुछ उपन्यास और आए। रेणु जी का मैला आंचल है, राग दरबारी को भी मैं उस श्रृंखला में मानता हूँ। जगदीश चंद्र ने पंजाब के किसानों पर कुछ बहुत अच्छे उपन्यास, 3 उपन्यास त्रयी लिखे होंगे, जिनमें धरती धन अपना वगैरह है। हमारे यहाँ सीतापुर के एक लेखक हुए बड़े, उनकी बहुत कम चर्चा होती है, कमलाकांत तिवारी जी। उनके 2-3 उपन्यास हैं जो किसानों पर, 1920 और 27 के किसान आंदोलनों पर भी उन्होंने लिखा है। पाही घर और बेदखल जैसे उनके उपन्यास हैं। उसके बाद से हालांकि मेरा अध्ययन सीमित है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा ये कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ कि सन 60, 65 या 70 मान लीजिए, 1970 से पहले जो भी ये भारतीय ग्राम समाज को लेकर लिखा गया, उसके बाद से कोई ऐसा प्रामाणिक और बदले हुए भारतीय ग्रामीण समाज का आख्यान मेरे पढ़ने में नहीं आया। वो पिछले 60-70 वर्षों में जो बदलाव आया है भारतीय समाज में, ग्राम में, किसान में, खेती में और हमारी व्यवस्था में, उसको पकड़ने वाला यह अद्भुत उपन्यास है। देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हमारे हाल के 10 वर्षों में हुई, पिछले 50 वर्षों में। एक तो 1991 का जो आर्थिक उदारीकरण था, उसने भारतीय समाज को, शहरों को ही नहीं गांवों को भी बहुत बदला। और दूसरा परिवर्तन जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागी हुई, उसने भारतीय समाज को जड़ों से हिलाकर रख दिया। एक नई तरह की सत्ता शक्ति का उदय हुआ। उसने भारतीय ग्रामीण समाज को बदला, गांव को बदला, और किस खेती किसानी को बदला, उसके समीकरण बदले। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली जा सकी वो थी जो जाति में जकड़ी हुई जो हमारी भारतीय संरचना है, और दूसरा जो सामंतवादी ब्राह्मणवादी चरित्र हमारे समाज का है, वो नहीं बदला जा सकता। गांव का आदमी आज भी, शहर का भी, उसी जकड़न में पकड़ा हुआ है। तो अगम बहे दरियाओं उस पूरे परिवर्तन को इतने अद्भुत तरीके से व्यक्त करता है। वहां कोई प्रवचन नहीं है, वहां कोई विवरण नहीं है, वहां कथानक हैं, बहुत से चरित्र हैं,
और शिवमूर्ति जी की खूबी ये है कि जैसा शुरू में ही विजय जी ने बताया कि वे जितने शहरी हैं, हालांकि वो मुझे कहीं से भी शहरी नहीं लगते, वो शुद्ध रूप से ग्रामीण व्यक्ति हैं और उनका गांव से उनका एक पैर तो खेत की मिट्टी में ही सना रहता है और बोली बानी भी। अगम बहे दरियाओं में न केवल वह गांव जिंदा है और उससे इतना ताजा, जैसे भारतीय समाज को गांव को लेकर बहुत सारे कहानियां और उपन्यास लिखे गए लेकिन वह पकड़ नहीं आई है। किसानों की समस्याओं को लेकर भी इधर कुछ रचनाएं दिखाई दी, उपन्यास दिखाई दिए, लेकिन जिस स्तर पर जाकर, जिस गहराई पर जाकर और जिस व्यापकता पर जाकर यह अगम बहे दरियाव लिखा गया है वो कहीं पढ़ने में नहीं आया। एक उपन्यास का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, वे पिछले 4-5 वर्षों में जो आया है, बिहार के हमारे मित्र लेखक हैं ऋषिकेश सुलभ जी, उनका जो अग्निलीक उपन्यास है वो बिहार के ग्रामीण कस्बाई जीवन की सामाजिक राजनीतिक संरचना को पकड़ता है। हालांकि उसमें किसान उस तरह से नहीं है, लेकिन वो अगम बहे दरिया उन सब से कहीं बहुत आगे का उपन्यास है और इसकी अभी बहुत चर्चा होनी है। असल में इसका मूल्यांकन होना बाकी है। इस उपन्यास की कुछ बहुत सारी खूबियां हैं, मतलब अपने कथानकों के अलावा। एक तो ये भारतीय ग्रामीण समाज की सिर्फ जातीय राजनीति को ही नहीं पकड़ता है, उसकी सांस्कृतिक संरचना को पकड़ता है। इसमें जो गीत हैं, जो लोक जीवन है, जो प्रेम है, जो मुहावरे हैं, जो शब्दावली है, ऐसी ऐसी शब्दावली मैंने पहली बार सुनी। हालांकि मेरा यहाँ मैदानों के गांव से उतना संपर्क नहीं है ऐसा घन जितना शिवमूर्ति जी का, और हमारे देवेंद्र जी भी तो ग्रामीण ही बसे हुए हैं, गांव के लेखक हैं। लेकिन ये शब्दावली इसकी अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे शब्द इसमें मिलेंगे जो मुझे लगता है कि शिवमूर्ति जी के गांव से भी अब गायब होने लगे होंगे। ऐसे शब्द उन्होंने इस उपन्यास में पकड़े हैं। अगर आप कहें तो जैसे ढोंगे के या झोटा या चाण या आगर या कितने अनेक अनेक शब्द हैं इसमें लिखे हुए, वो हैं। फिर गीत, संगीत और लोक का चित्रण है, जब फगुआ जमता है किसी के दरवाजे। और इसमें शिवमूर्ति जी का एक और प्रिय विषय है प्रेम। वो प्रेम जो इसमें, इस कहने को तो यह गांव और किसानों और राजनीति जाति का है, लेकिन इससे इतना अद्भुत प्रेम की तरंगें हैं बहती हुई है इसमें। इसमें युवा दिलों का प्रेम है, प्रेम को लेकर हत्या है, इसमें प्रौढ़ दंपत्ति का जो प्रेम है, पहलवान और पहलवानिन का जो प्रेम दिखाई देता है, और उसका जो चित्रण है वो मुझे लगता है कि इसमें वो जो जीवन का तमाम मुसीबतों के बावजूद जीवन में जो प्रेम है, जो मिट्टी से लगाव। एक और खूबी जो मैं कहने को तो इसमें बहुत है, अपनी बात संक्षिप्त करूंगा फिर आगे बोलूंगा। जैसे एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें पकड़ में आई वो ये कि गांव के जीवन में सिर्फ मनुष्य नहीं है। शहर के जीवन में तो आदमी ने मान लिया है कि ये सब दुनिया मेरी है, किसी दूसरे प्राणी का अधिकार नहीं। गांव के जीवन में भैंस भी, गैया भी, बकरी भी, मेढ़ा भी, चिड़िया भी, कौवा भी, सब हमारे सहजीवन में है, हमारे पात्र हैं। तो शिवमूर्ति की कहानियों वो इतने ढंग से आते हैं। एक कौवा एक भैंस की कान में बैठकर किस तरह उसकी कीलें बीन रहा है और उसे क्या आनंद आ रहा है। उस भैंस का जो आनंद है, कौवा जब उसके कान को खोद रहा है और कौवा उड़कर तभी दूसरी भैंस पर बैठ गया, तो पहली वाली भैंस कैसे कौवा से मनोहार कर रही कि तू वापस मेरे ही कान को खुजला। ये जो पकड़ है, या जैसे मतलब इस तरह की कितनी चीजें इसमें हैं जिसकी ओर ध्यान अमूमन लेखकों का नहीं जाता। एक जानवर कीचड़ में सनकर आया है और उसके बालों में कीचड़, बालों के सिरे पर कीचड़ की जो खुदने लटक रहे हैं, उसका जब विवरण करते हैं शिवमूर्ति जी, तो एक पाठक के रूप में स्पंदित होने लगता है हमारा हृदय। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने समय का एक बहुत बड़ा उपन्यास है। एक बड़े पेजों का नहीं, बड़ी संख्या वाले पेजों का ही नहीं, अपने आख्यान में इसका इतना विस्तार है कि एक एक पक्ष को लेकर खूब लंबी बात की जा सकती है। फिर आगे मेरे पास कुछ सवाल भी होंगे, मैं बाद में करूंगा। पहले कुछ और लोग अपनी बात करें, लेकिन मैं इस उपन्यास को ये कहकर अपनी बात अभी फिलहाल यही रोक रहा हूँ
कि ये बहुत दूर तक जाने वाला उपन्यास है। जैसे हम कुछ बड़े उपन्यासों की चर्चा अच्छी 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद कर रहे हैं, ये हिंदी साहित्य में एक बड़ा मील के पत्थर के रूप में स्थापित होने वाला उपन्यास है। नवीन जी, आपने बहुत सुंदर बातें कही। आप पर अभी मंजुला जी कमेंट करेंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ फेसबुक लाइव से इस समय उर्मिला शिरीष जी यूएसए से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो शिव मूर्ति जी को पढ़ती रही हैं और उनको सुनना चाहती हैं, सुनने के लिए वहाँ से वो जुड़ी हैं। हमारे साथ रक्षा गीता जी भी जुड़ी हुई हैं और वो सबका स्वागत कर रही हैं। मंजुला जी। लग रहा मंजुला जी का, मंजुला जी। मंजुला जी। I am here. I can't hear you. Please go on. नहीं, मैं आप ही को खोज रही थी। आप बोलिए नवीन जी की बातों पर जो कहना और किसको बुलाना है इसके बाद। हाँ, देवेंद्र जी को बुला सकते हैं। देवेंद्र जी को, देवेंद्र जी आपको आपका स्वागत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले स्वागत कर चुके थे। आप थोड़ा देर से ज्वाइन कर। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोग हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि शिवमूर्ति जी के इस उपन्यास पर चर्चा के लिए आपने मुझे भी एक मौका दिया है। दरअसल मुझे लगता है, चाहे मैला आंचल हो, गांव के चरित्रों पर कहानियां तो लिखी गई हैं, उपन्यास भी लिखे गए हैं, लेकिन समूचे गांव को कथानक बनाया गया हो, ऐसा प्रेमचंद के गोदान के बाद मुझे इसी उपन्यास में लगा। और जगदीश चंद्र के का उपन्यास रहा है फिर इसको। तो जहां तक मेरी समझ है कि गोदान के बाद का यह बहुत महत्वपूर्ण या लगभग सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास, उस तरह यह गांव को आधार बनाकर लिखा गया ये बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास है। घटनाएं और कथानक मैं यह मान करके चल रहा हूं कि सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक छोटी सी घटना से पूरे उपन्यास की शुरुआत होती है। छत्रधारी अपने यहाँ गांव के नाई की जमीन जोत लेते हैं, एक सिरा पकड़ा गया है और फिर उसके अनंत धागे खुलते चले जाते हैं। गांव में जितने तरह की तीन तिकड़म है वो सारा कुछ इसमें दिखाई देता है, और गांव में जितने उदात्त तत्व हैं उनका भी भरपूर इसमें पालन हुआ है। रही बात यहाँ सिर्फ गांव के अगर चरित्र को देखा जाए तो खेतों को या किसानों को एक चरित्र के रूप में इसमें जगह मिली है, जिसका पूरा चित्रण हुआ वो किसानों का। इसके पहले भी शिवमूर्ति गांव की कहानियां लिखते रहे हैं, लेकिन गांव के चरित्र रहे, गांव पूरी तरह से उसमें नहीं रहा। चाहे केसर कस्तूरी रही हो, वो तो खैर शहर में लड़की रहती है, कहानी गांव की ही है। श्री उपमा जोग, तो ये गांव के चरित्र हैं, लेकिन समूचे गांव को पहली बार इस तरह से कथानक के रूप में चुन करके शिवमूर्ति जी ने लिखा। मुझे गोदान के बाद का गांवों की दृष्टि से लिखा गया यह सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास लगता है। और यह भी कहने मुझे कोई गुरेज नहीं कि गोदान से किसी मामले में कमतर भी नहीं है। ये उपन्यास अगर कभी भारत के गांव का इतिहास लिखा जाएगा, समाजशास्त्र लिखा जाएगा, अर्थशास्त्र लिखा जाएगा कि आजादी के बाद अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद गांव का क्या स्वरूप उभर कर आया, उसमें संबंधों के अंतर संबंध क्या थे, उनके अंतर विरोध कौन कौन से थे, जातिगत वर्गगत जितने भी हो सकते हैं। ये तो अभी भी मैं इन दिनों गांव में ज्यादा रहता हूं, तो मुझे ये लगता है कि गांव में बहुत निचले स्तर पर या गांव के समूचे जीवन में 24 घंटा जातिवाद नहीं है। जैसे प्रधानी का इलेक्शन गांव में होता है तो वो गोलबंदी के आधार पर होता है, वो जातिगत आधार पर नहीं। लेकिन विधानसभाओं के चुनाव, संसद का चुनाव प्योर जातिगत आधार पर हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन चीजों के सांप्रदायिकता के विस्तार में
मैं जनतंत्र के विरोध में नहीं, लेकिन जनतंत्र की वजह से इसको विस्तृत होने का अवसर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसके पहले आखिरी छलांग में किसानों के जीवन को, और बातचीत में भी शिवमूर्ति जी हमेशा किसानों के जो आमदनी, जो उनके मेहनत की का श्रम का जो मूल्य नहीं मिल पा रहा है, अनाज क्या भाव बिक रहे हैं, लागत उसमें कितनी आती है, इसको एक बढ़िया कथानक का पूरा तैयार करके इन्होंने इस कहानी उपन्यास को लिखा है। और मैं हम लोगों को बोलने से अच्छा कि मैं सबसे पहले चाहूंगा कि क्योंकि लंबा एक समय 20-25 सालों की पूरी एक रचना प्रक्रिया इसमें है, तो शिवमूर्ति जी से चाहूंगा कि इस पर वे थोड़ा सा इसकी पूरी रचना प्रक्रिया पर किन चिंताओं को लेकर उन्होंने इस उपन्यास को रचा था, क्योंकि इसी बीच उनकी ढेर सारी कहानियां आई और कहानियों में भी ये किसी न किसी रूप में वो कहानियां भी उस उपन्यास में दिखाई देती हैं। तो थोड़ा शिवमूर्ति जी को भी हम लोग सुने, तब तो एक संवाद का क्रम बने। धन्यवाद देवेंद्र जी। और मैं Thank you यह so जरूर much. चाहूंगा कि बहुत लंबा किसी का वक्तव्य न हो, संवाद में जी हाँ, छोटे जी हाँ। छोटे वो ठीक रहेगा। शिवमूर्ति देवेंद्र जी जी का ये आपका सुझाव स्वागत अच्छा है। है कि शिवमूर्ति जी को पहले सुना जाए। और हाँ, मेरे शिवमूर्ति पास भी उनके लिए एक सवाल था जहां से वो शुरू कर सकते हैं कि आखिर कब से, कितने साल से ये कथानक, ये उपन्यास आपके दिमाग में पक रहा था और किस तरह आपने फिर इसको लिखा और इसके कितना टाइम इसको लिखने में लगा, क्योंकि इस बीच आप निरंतर लिखते रहे, क्या इसके दौर बीच में आप और चीजें भी लिखते रहे? तो इस बताएंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब हल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी हाँ, अच्छी आवाज आ रही है। अब आपको हम बीच में देख भी सकते हैं। आपका फिर से स्वागत है। काफी लंबा इन लोगों ने आपके बारे में कुछ बताया है, पर ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी तरह से अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। जी, रचना प्रक्रिया के बारे में सब तो पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो अगम बहे दरियाव है, इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि मेरे मन में मैं देखता था कि मैं भी लेखक हूँ, भले पार्ट टाइम लेखक हूँ, नौकरी करता हूँ, उसके साथ लिखता हूँ, तो जाहिर है कि कहानी ही लिख सकता हूँ। उपन्यास मैंने जो 2 लिखे वास्तव में उपन्यास तो है नहीं, वो तो कहानी है। जैसे किसी को बेटे, कुछ लोग मतलब ऐसे करते हैं कि जो वो नहीं है उसका संबोधन दे देते हैं प्यार में। तो मेरा जो त्रिशूल उपन्यास के रूप में छपा है, ये भी हंस में कहानी के रूप में छपा था, और तर्पण भी 125-150 पेज का है। मेरे मन में बहुत पहले, मैं जब प्रेमचंद को पढ़ता था, रेणु को पढ़ता था, इनके पेज भी गिनता था कि गोदान कितने पेज का है। रंगभूमि तो इससे भी बड़ा है, मेरे उपन्यास से भी। महिला आंचल का पेज देखता था, राग दरबारी का देखता था, आधा गांव का देखता था। तो काया का भी अपना महत्व है। तो मैं सोचता था कि गुणात्मकता में तो सबका अलग अलग रहेगा, कम से कम काया में तो इस वजन का एक चीज आनी चाहिए, एक उपन्यास आना चाहिए, जो मुझे पूरे जीवन नहीं मिला जब तक कि मैं रिटायर नहीं हो गया। और मटेरियल का जहां तक सवाल है, कथानक का सवाल है, इसमें कुछ पात्र ऐसे हैं जो मुझे 6 साल की उम्र में मिले थे, यानी वह 6 साल के नहीं थे, मैं जब 6 साल का था। कुछ ऐसे हैं जो 40-50 साल मिले, तमाम महिलाएं गांव की जो दिवंगत हो गई, उन सब, वह सब इसमें हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो मेरे मन में था कि लिखें। एक बार जब मैं बीमार हुआ तो थोड़ी छुट्टी लिया, तो 2007 में लिखा। मैं 4 और 5 में बीमार हो गया, तो 6 में मैंने लिखा इसी का हिस्सा, जो आखिरी छलांग के नाम से छपा, कालिया जी की पत्रिका ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय में, जिसमें बहुत दिनों से मेरे मन में था कि किसान संगठित क्यों नहीं होते हैं, ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं निकलते हैं, बहुत दिनों से था। तो
उस उपन्यास में वो उस हिस्से में मैंने वो जिसको मैंने अभी हिस्सा बना दिया है, इसी अगम बह दरियाव का ही वो हिस्सा है, उसमें मैंने दिखाया कि पूरा गांव, आसपास के गांव के लोग सब इकट्ठा हैं और अपनी बात अपनी मनवाने के लिए शहर राजधानी जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 2007 में मैंने लिखा था, 8 की जनवरी में छप गया था और 2019 या 20 में हमने देखा कि हाँ वो सफल हो गया। इसके पहले एक इंटरव्यू मैंने दिया था दयानंद पांडे को, अखबार था ये नवभारत टाइम्स लखनऊ से निकलता था, आधे पेज का। उसमें भी मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि शहरी लोगों को राशन की सप्लाई गांव के लोग बंद कर दें जब तक कि उनकी समस्याओं का निराकरण न हो जाए। ये उस इंटरव्यू में मैंने कहा था। और इतने दिनों तक पकते पकते जब मैंने देखा कि वास्तव में लोग निकल पड़े और सफल भी हो गए अपनी बात में, तो आप समझ सकते हैं कि मुझसे ज्यादा प्रसन्नता और किसे होगी। और इस उपन्यास को लिखने की शुरुआत मैंने कुच्ची का कानून कहानी जो 2015 में मैंने लिख दिया, 16 में वो छप गई, उसके बाद से फिर निरंतरता में किया। तो आप मान सकते हैं कि 16, 17, 18, 19, 20, 21 फिर मैंने इसको दे दिया तो 1 साल छपने में लगा। तो 16, 17, 18, 19 5 साल तो लिखने में लगा, क्योंकि मैं हाथ से लिखता हूं और एक बार लिखा फिर 2 बार लिखा। इतना जरूर हुआ कि कोरोना काल में आना जाना बंद हो जाने के वजह से इसका लिखने की गति तेज हो गई। और जो मेरा एक स्टेनो था, मैं बाहर लान में पन्ने फैला देता था हाथ से लिखा हुआ, वो छूता नहीं था, आता था अपने मोबाइल में फोटो ले लेता था, फिर मैं ही पन्ने पलट देता था, वो उनका भी फोटो लेता था। ऐसे 30, 40, 50 पेज जब हो जाते थे तो फिर वो लेके घर जाता था, टाइप करता था और फिर हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप पर भेज देता था। तो बिना उसका नाम मैंने अपने जिनको आभार व्यक्त किया है सबसे अंत में उसका नाम भी मैंने दिया है कि उस दौरान वो घर से निकल के आता था, 7 किलोमीटर लेता था और जाता था। इसलिए ऐसा करता था कि मैंने 1-2 बार भेजा तो वो पेजिंग को एडजस्ट नहीं कर पाता था। तो इस तरह मुझे लिखने में 5-6 साल लगे। मन में और चरित्रों के रूप में तो ये बहुत जमाने से मेरे पास था। जैसे जंगू है, जब मैंने इसको लिखा उसके पहले उसका इनकाउंटर हो चुका था। एक बार मैंने उसे इनकाउंटर से बचाया था, सुल्तानपुर में पकड़ लिया गया था और ये था कि आज उसका इनकाउंटर हो जाएगा। तो थोड़ा हमारी राजनीतिक पहचान थी तो हमने उसको एक बार छुड़ा दिया था। एक बार वो जेल से भाग गया था, इस तरह बच गया था। लेकिन जाहिर है ऐसे लोग जो कानून को हाथ में लेते हैं अंत में उनको जाना ही पड़ता है। लेकिन मैंने अपने उपन्यास में उसको जाता हुआ, मरता हुआ, हारता हुआ नहीं दिखाया है। मैंने उसमें यही दिखाया है, वो कहता है कि मैं तो पुलिस का काम कर रहा हूँ। पुलिस अपने बाहर लिखी रहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के नाश के लिए पुलिस है। तो वो कहता है यही काम तो मैं कर रहा हूँ। अब मुझे तनख्वाह ही नहीं देती, पुलिस को तनख्वाह देना चाहिए। जो काम पुलिस नहीं कर सकती है, तमाम उसके हाथ बंधे हैं, वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह ये कैरेक्टर भी जब मिला था तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। संतोषी का चरित्र बचपन में मिला था, वो हमारे पास हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाए हुए थे। पांडे हमारे गांव के सामने वाले गांव के थे, उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। तो इस तरह सारे पात्र परिचित हैं। ये जो एक पात्र है जो अंत में है उपन्यास के, नौटंकी का सामान खरीद कर ले आता है, उसका नाम है बैताली, वो हमारे घर के ठीक पीछे उसका घर है। और ये जो विद्रोही जी हैं वो हमारे घर से 1 फरलांग दूर उनका घर है। तो ये बहुत सारे पात्र सब देखे सुने हैं। कल्पना उतनी ही जरूरत पड़ी है जितना गहना बनाने में सुहागे की पड़ती है, कि उसको थोड़ा उसकी 24 कैरेट से 22 कैरेट पे लाना पड़ता है
ताकि मजबूती बनी रहे। तो उतनी ही कल्पना मैंने इसमें लगाई है। बाकी ये सब आंखों देखा है, चाहे कोई भी चरित्र हो, और इतने ज्यादा हैं कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि किसी मेरे ख्याल में 100 से भी ज्यादा चरित्र इसमें हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। बहुत कैरेक्टर्स हैं आपके इस नॉवल में। और बातचीत का सिलसिला जोशी जी से अगला सवाल लेने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस तरह की जो रचनाएं होती हैं, इतने बड़े उपन्यास, इसमें लिखने वाला कब डिसाइड करता है कि अब ये उपन्यास खत्म करना है, अब ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है? क्योंकि ये तो कभी ना खत्म होने वाली कहानियां होती हैं। तो उसके बारे में भी आप बाद में बताना चाहेंगे तो ठीक है। और जोशी जी, आपसे हम प्रश्न ले सकते हैं शिव मूर्ति जी के लिए। एक तो वो बात मैं कहना चाहूंगी। हाँ, मुझे ये और भी मैंने बड़े साहस की बात भी लगती है, बहुत अच्छा भी लगता है। शिव मूर्ति जी जीवित लोगों को अपने पात्र बना लेते हैं और सब लोग खुश भी हैं, किसी को अभी तक शिकायत करते नहीं सुना है। और एक मजे की बात है कि ये लेखकों को अपने यहाँ बुलाते भी हैं यात्रा के रूप में। आपसदारी की यात्रा जैसे जायसवाल जी सतीश जायसवाल जी करते हैं, जैसे अज्ञेय किया करते थे, ये अपने यहाँ बुलाते हैं लोगों को, तो उनसे इन पात्रों को मिलवाते भी हैं, क्योंकि इनके पात्र जो है उसी गांव में होते हैं। तो ये मैं भी कभी अगर हो सका तो जरूर मिलना चाहूंगी। एक बार तो मैं मौका चूक गई हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इनके गांव की यात्रा करें, इनके पात्रों से मिले, वो एक अलग अनुभव होगा। जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, यह कार्यक्रम अगर आप उनके गांव में ही रखते और सब लोग एक साथ होते तो शायद और ज्यादा बढ़िया होता। एक चीज मैं जरूर, सही सुझाव। हाँ कि हाँ देवेंद्र जी बोलिए। जोशी जी, आप अपना कुछ प्रश्न रखें। देवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, पहले वो कहने दीजिए। देवेंद्र जी बोलिए। हाँ, तो उपन्यास की शुरुआत ही होती है, उपन्यास की शुरुआत ही होती है नाई संतोखी की जमीन, गांव के जो स्वनाम धन्य मुखिया हैं उन्होंने उसकी हड़प कर लिए। लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं, गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि शिवमूर्ति जी ने कहा कि मैंने कल्पना का कम सहारा लिया, लेकिन आज यथार्थ ही ऐसा हो गया है कि उसे हूबहू लिख दिया जाए तो वो कल्पना का अतिक्रमण कर जा रहा है। जैसे इस उपन्यास में भी है, ठीक है, ढेर सारे लोगों का संतोखी के शोषण का एक अलग चित्र है, लेकिन वहां मुझे ये लगता है कि शासन तंत्र की निर्ममता उस घटना में उतनी सघन नहीं है जितने अकेले चलते चलते सूर्य के प्रकरण में है कि उसको बिना बात के, माने बैंक तक वह नहीं गया है, एक अंधे आदमी को पंचर साटने के दुकान खोलने के नाम पर कर्ज दे दिया गया है और उस कर्ज की वसूली के लिए उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा यथार्थ है जो अगर कभी किसी को कोई बताए तो लोग कल्पना भी नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठीक है कि वो उसकी चिंता यह है कि जब वह पकड़ कर जाता है तो हंसी आती है बहुत तेज, कि एक ऐसी मैंने कि कहा जाने कि इतना ऐसा यथार्थ कि या ऐसी त्रासदी जो प्रहसन सी लगने लगे। कोई इतिहास में होता है कि पहली बार कोई त्रासदी होती है तो त्रासदी के रूप में चित्रित होती है, लेकिन वही बार बार उसके साथ दोहराया जाने लगा तो लोग सुनते हैं कि तो प्रहसन बन जाती है। तो वहां पूरा शासन तंत्र, शासन का चरित्र अकेली उस घटना के द्वारा जिस प्रहसन की तरह से वो पूरा का पूरा लगता है, मुझे लगता है कि वहां जो क्रूरता है शासन तंत्र की, वो ये संतोखी के खेत हड़पने से भी ज्यादा गहरी है कि एक अंधा आदमी भी इस शासन तंत्र में, जो उसे न पंचायत के चुनाव से मतलब है न प्रधानी के चुनाव से कुछ लेना देना है, उसे उस अंधे आदमी का जीना भी मुश्किल कर दे रहा है। प्रशासन के लोग उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं, वसूली के चक्कर में पहलवान भी गिरफ्तार होते हैं। सभी के पूरा गांव, आज तो अगर गांवों को देखा जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों का मैं रहने वाला हूं,
तो वहां ये गांव में एक बहुत बड़ी चिंता हो गई है। लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं ढेर सारी उम्मीदों में, और ट्रैक्टर की किस्त देने के लिए बाद में खेत जमीनें बेचते हैं। लेकिन सूर्य वाला प्रकरण, और ऐसा हो रहा है कि आदमी गया, एक आदमी ट्रैक्टर के खरीदा ही नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रैक्टर उसके नाम पर खरीद करके, तो ये गांव में जो शोषक वर्ग है वो पुराने जमींदारों से थोड़ा सा भिन्न है। ये पढ़े लिखे कचहरियों में घूमने वाले वकील टाइप जो दलाल एक तबका पैदा हुआ है, जो बैंकों के ऑफिस में दिन भर पड़ा रहता है, वो किसी के नाम पर कर्ज ले लेता है, किसी को कर्ज दिला देता है, और उस आदमी को पता तक नहीं होता है। एक बार हम लोग गए थे लखीमपुर में, कैमी बूढ़े गांव था, जहां दो किसान भाइयों ने आत्महत्या कर लिया। शिवमूर्ति जी भी गए थे, ढेर सारे लखनऊ से साहित्यकार लोग गए थे उसके विरोध में। तो इस तरह का, तो मुझे लगता है कि यथार्थ को इस तरह से अगर चित्रित किया जाए, भारी भरकम, ठीक है, संतोषी वाला प्रकरण पूरे उपन्यास के अंत तक चलता है, और सूर्य का प्रकरण आता है और गायब हो जाता है, लेकिन शासन तंत्र की निर्ममता, निरंकुशता को जिस सघनता के साथ वह व्यक्त करता है, वो मैं इस पर थोड़ा सा शिवमूर्ति जी से जानना चाहूंगा कि इस तरह के से भी इस क्रूरता को अभिव्यक्त किया जा सकता था। ढेर सारे व्यंग लेखकों ने इस तरह से किया है, तो क्या रहा है इसके पीछे? क्या आपको लगता है वास्तव में कि यह यहाँ ज्यादा वो निर्मम हुआ है शासन तंत्र? शिवमूर्ति जी अपना माइक माइक हाँ हाँ, भूल गए। तो कई प्रकार की ज्यादतियां हैं, उनके भिन्न भिन्न रूप हैं, और इतने मौलिक ढंग से वो खोजते हैं काट कानून की कि लगता है एआई वगैरह भी जो अभी आजकल चले हैं उतने मौलिक ढंग से नहीं खोज सकते हैं। उसी में से एक ये है कि वो सूर है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको साइकिल का लोन दे दिया। ऐसे ही एक और आदमी है जिसकी खतौनी लगा करके ट्रैक्टर किसी ने खरीद लिया, खरीद करके फटाफट बेचते चले गए। हमने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, फिर ट्रैक्टर चला गया पंजाब यूपी से, तो पकड़ना मुश्किल है। अब उसकी खतौनी बंधक है तो खेत छूट नहीं रहा है। इस तरह के कई हैं। जैसे इनका है वो भैंस लेने वाला पहलवान का, भैंस पहलवान के पास ऑलरेडी भैंस थी, भैंस लेने की कोई जरूरत नहीं थी, तो भी उसने समझा दिया सरकारी कर्मचारी ने कि कम से कम सब्सिडी का अमाउंट तो ले लीजिए, और उस सब्सिडी के अमाउंट के चक्कर में 3,000 के चक्कर में वो कई हजार के चक्कर में पड़ गए। तो जो अमला सरकारी है सब कहते हैं कि हाँ भाई, सबको अपने खाने पीने का इंतजाम कोई न कोई खोजता है हर आदमी, तो वो यही कहते हैं कि भाई सबका इसी में पेट भर रहा है, पेट भरता है। इस तरह मान करके कोई बहुत विरोध भी नहीं करता। जो फंस जाता है बस वो रोता है, और बाकी सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं। जो हंसते हैं वो भी फंसते हैं, लेकिन जब वो फंसते हैं तो बाकी लोग हंसते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है, और इसके अनेक रूप हैं। तो इसलिए ज्यादा नहीं दे। देखिए, सूर्य की एक प्रेम कहानी भी है, लेकिन मोटा बहुत उपन्यास हो गया था, 750 पेज हो गया था, और इसकी प्रेमिका का नाम है छब्बी। तो वो सारे हिस्से, 7-8 हिस्से इसके निकालने पड़े। मेरा कलेजा कट गया उनको हटाते हुए। अब अगर सूर्य का प्रेम प्रसंग भी होता साथ में, अब जब सूर्य चल गायब हो गए, लौट के आए कि नहीं आए, छब्बी अपना रोटी पानी ले करके तहसील के चक्कर लगाया करती कि कहाँ गए, उस दिन तो पकड़ के लाए गए हैं। सूर्य का कहीं पता नहीं चल रहा है। उपन्यास के अंत तक उनका पता ही नहीं चलता कि लौट के क्यों नहीं आए। तो अगर छब्बी होती तो आगे सूर्य भी होते। छब्बी का प्रेम प्रसंग हटाना पड़ा, छोटा करना पड़ा, इसलिए इतना हिस्सा अलग से सेट करना पड़ा। ऐसे ही और कई हिस्से निकाल दिए गए हैं। वो सब होते तो 800 पेज हो जाता, तो 800 पेज और भी कोई ना पढ़ता। अभी तो वैसे ही कहते हैं 600 पेज कौन पढ़ेगा, 100-200 पढ़ना मुश्किल है। तो मेरा अनुभव ये है जी,
मेरा अनुभव ये है शिवमूर्ति जी की ये आकार देखकर भले कोई डरे, पहला पन्ना शुरू करने के बाद छोड़ नहीं सकता इस उपन्यास। वो अगर 100 पेज और हो जाते तो कोई हर्जा नहीं था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बहुत से पात्रों के बारे में बताया, ये छत्रधारी सिंह के बारे में नहीं बताया आपने। हाँ, छत्रधारी सिंह के एक बेटे और हम क्लास फेलो हैं। छत्रधारी सिंह से हमारी पड़ती थी, उम्र का बहुत अंतर है, लेकिन वो हमें मानते थे और कहते थे कि हाँ पढ़ो लिखो। और मैं उनसे पूछता था, मैं बहुत छोटा था तब भी पूछता था कि आपके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं आपके विरोध में, कुछ एक आध बातें बताइए ताकि मैं कहीं जरूरत हो तो लिखूं कि कैसे आप कौन सी चाल चलते थे कि लोग डर जाते थे। तो उन्होंने एक घटना बताई थी, वो लंबी घटना है, कहे इसी तरह कर लेता था। अब बताओ, ना तो मैं किसी को लाठी मारने जाता हूँ, ना गोली मारने जाता हूँ, कागज की मार से मार लेता हूँ। जो जो शिकार हो जाता है, नहीं होता है। तो बताओ, इसमें ये तो सभी दुनिया करती है, लेकिन मुझे लोग ज्यादा ही कुछ कहते हैं। तो वो भी हमारे बहुत नजदीकी हैं। उनका बेटा हमारा क्लास फेलो है, हमारा मित्र है। और कोई भी जितने इसमें पात्र हैं, चाहे उनको अच्छा पात्र कहिए चाहे खराब पात्र कहिए, सब हमारे मित्र रहे हैं। चाहे वो जंगू हो, चाहे और एक आध लोग हों, चाहे वो बैताली हो, हमारे पीछे ही रहता था, जो नौटंकी कंपनी लास्ट में खोले है, जो कहता है हम किसी ससुर को एक ढेला नहीं देंगे। चाहे वो भी दबंग था, भाला बल्लम घर में रखे रहता था, किसी की मजदूरी नहीं करता था, कहता था मैं किसी की मजदूरी नहीं करता हूँ, करूंगा, मैं राजा हूँ, राजा की तरह रहूंगा। उसके पास एक धूर जमीन नहीं थी, तनिक भी नहीं थी, लेकिन मजदूरी भी नहीं करता था। और रियल पात्र है हमारे उपन्यास का। अभी तो जिस दिन मैं ये उपन्यास छप के आया तो हमने कहा चले उसके सुनाए, देखो तुम्हारी, उसके एक आध महीने दिसंबर में जाड़े से उसकी मृत्यु हो गई। वो दारू पीता था, पी के ठेके से आ रहा था, लड़खड़ा रहा था, कोई मोटरसाइकिल या क्या किसी से लग गया, उसके बाद एक आध 2 महीने जिंदा रहा और चला गया। तो इस तरह के भी पात्र हैं, इनको मैं पूरा तरह नहीं लिख सका। तो ऐसे ही हैं सारे लोग जहां भी इसमें, चाहे अब जैसे वो चरित्र है जो प्रेमिका है, जो अपने पति के खिलाफ कचहरी में जा करके, हाँ उसका क्या नाम है, सोनी सोनी नहीं कुछ और नाम है, सोना और गुल्लू का वो है सोना, हाँ सोना नाम है उसका, सोना। हाँ सोना। उसने जा करके कहा चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, उस रूप में मैंने नहीं लिखा है जिस तरह उसने डंके की चोट पे कहा कि इन लोगों ने, हमारे देवर ने, हमारे आदमी ने। जो रियल घटना है उसमें उसका देवर भी था, आदमी भी था, सब लोग उसको सड़क से खींच के लाए थे, घर में मार दिए थे। तो उसने कहा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब भी जरूरत होगी मैं अगर जिंदा रही तो चलूंगी गवाही देने। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने ही घर के, अपने ही हस्बैंड के खिलाफ गवाही देते हैं, ऐसे देखे हुए लोग हैं। तो चाहे जंगू हो, चाहे बैताली हो, चाहे कोई, ये आप समझिए समाज में सब छिटके हुए हैं, कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण समाज, हर गांव एक हिंदुस्तान है और एक से एक नायाब। दरअसल इसीलिए ये उपन्यास इतना प्रामाणिक जान पड़ता है। इसकी घटनाओं में ऐसा लगता है, देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो यथार्थ है उसको ही आप सीधे सीधे चित्रित कर दें तो लगता है कि लेखक ने क्या अद्भुत कल्पना कर दी है। दरअसल वो तो हमारी आंखों के सामने फैला हुआ यथार्थ है। जैसे इसका जो संतोखी है, संतोखी की जो लड़ाई है कानूनी, उसे पढ़ते हुए मुझे राग दरबारी के लंगड़ की याद आती है। लंगड़ महोदय को कोर्ट कचहरी से एक फैसले की, एक अर्जी की नकल लेने के लिए सारा जीवन लगा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको अदालत से वो कागज नहीं मिलता। ऐसे यहाँ संतोखी हैं जिन्हें 28 या 32 साल बाद जमीन पर कब्जा मिलता है, लेकिन वो कब्जा मिलता नहीं है वास्तव में, और बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती, फिर वहीं आ जाती। इस बहाने पूरी व्यवस्था का ऐसा जो रेसा उभड़ा है इस उपन्यास में, वो अद्भुत है। वो वकील मुकदमा लड़ने जाते हैं तो एक गरीब आदमी, भूरे या सूरे क्या है वो कहता है गरीब मनाई है सरकार। वो कहता है कि वकील कह रहा है जब गरीब हो तो मुकदमा क्यों लड़ने आए हो, मतलब गरीब के लिए न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है।
जिसके नाम से देवेंद्र भट्टा जी, चलाया है इन्होंने, छत्रधारी ने जिसके अच्छा। नाम से भट्टा चलाया, अपने मुनीम के नाम से भट्टा चलाया, तो वो बेचारा पकड़ लिया गया। हाँ। तो वो कहता है कि गरीब आदमी है, तो कहता है गरीब आदमी है तो मुकदमा तो लड़ न्याय देता, तो गरीब मिलता आदमी। ही नहीं। संतोषी को कानून से अगर न्याय मिलता हुआ कहीं लगता है तो जंगू की वजह से लगता है, जंगू और हाँ, अगर लेकिन जंगू हाँ, नहीं होता तो न्याय तो उसके लिए कल्पना थी। जंगू नहीं होता तो फिर वो आत्महत्या भले कर लेता, लेकिन अपने खेत पे कब्जा ना पाता। न्याय नहीं मिल पाता, कतई नहीं मिल पाता। और जब वो जीत भी, यानी होता क्या है कि एक सदेह आदमी जब वो खेत में जा रहा है अपने, तो बहुत प्रसन्न है, सुबह सुबह संतोषी अचानक वहां से उसकी लड़ाई शुरू होती है जब देखता है कि उसके खेत में दूसरे का हल चल रहा है, और वो एक अच्छा भला आदमी बाद में थानेदार की भैंस बरदवाने के लिए ले जाता है, गाय बरदवाने के लिए। माने किस तरह से पूरे शासन लड़ते हुए हीरो नहीं बन रहा है, विदूषक सा होता जा रहा है। और उस विदूषक होने की अवस्था में भी, यानी होता है ना कि एक ऐसी लड़ाई जिसे हीरो लड़ता है, वह लड़ाई लड़ते हुए दुष्चक्र इतना ज्यादा है कि वह हीरो नहीं हो रहा है, विदूषक होता जा रहा है। और जब अंतिम हिस्सा हो जाता है कि उसे न्याय नहीं मिल पाता है, तो वह जंगल के रास्ते जंगू के पास जाता है। अगर प्रतीक भी लिया जाए तो इस तरह के वास्तव में नक्सलवाद है क्या? ऐसे ही थके हारे लोगों के न्याय व्यवस्था का एक सामूहिक रूप है। तो वो जंगू उस तरह का न पढ़ा लिखा है न नक्सलवादी है, लेकिन ये हर इलाके में और हर समय से रहा है कि लोगों के पास जैसे छोटे छोटे देवी देवता गांव में, हर गांव में होते हैं, जिनके द्वारा वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने की मनौतियां मानते रहते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे चरित्र होते हैं जिनके माध्यम से लोग न्याय खोजते और पाते रहे हैं। वरना न्यायपालिकाएं तो न्याय देने से रही। ठीक है सुमूर्ति जी, जरा इस पर मैं चाहूंगा कि आप बोलिए जरूर। किस पर? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी आपने भी कहा था कि कानून हाथ में लेना कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर वह न भी लेता जंगू तो न्याय मिल कहां पाता है? हाँ, सही बात है। उसे नहीं देखिए न्याय हर मिलता कोर्ट, है, सही कह रास्ता रहे तो हैं, बंद है, बिल्कुल रास्ता बंद है। हर कोर्ट से वो जीता हुआ है, नायब तहसीलदार के यहाँ जीता, मुंसिफ मजिस्ट्रेट जीतना के यहाँ कागज जीता। पर है या खेत में कब्जा होना जीतना है? हाँ, देखिए कागज में वो जीत रहा है, अब मौके हाँ, पे वो हार रहा है। कागज हार का रहा है। जीतना उसको उसको कब्जा नहीं दे रहा है, मतलब वास्तव में जो उसका फल है जीतने का, वो उसको वो तो नहीं मिल जंगू रहा नहीं है। रहता तो नहीं मिलता। वो बूढ़ा हो गया, उसका हाथ कांपने लगा, दाढ़ी बनाना बंद कर दिया, चना बेचने लगा, लाई बेचने लगा। लेकिन अंत में जब उसको सुझाव मिला कि सारी दुनिया को न्याय मिल रहा है, तुम भी जाओ, तो मिला जूस किस रास्ते से मिला। और ऐसा समाज में अक्सर आप देखिए तो प्रायः यही होता है कि कोई दबंग आदमी कहीं इन्वॉल्व हो गया तो जाइए उसके पास, समझौता करिए, दोनों पक्ष जाइए, वो जो करा देता है वो कोर्ट कचहरी नहीं करा पाते हैं। यही मौके पे देखने को मिलता है। जो बड़े बड़े क्या कहते हैं उनको, जो भी बाहुबली हैं, अगर वो देखिए यही तो करते हैं कि भाई उनके यहाँ सब लोग दोनों जाते हैं, जो कह दिया वो सब मान जाते हैं, और नहीं तो छोटी सी चीज के लिए नीचे से हाई कोर्ट तक लड़ते रहते हैं। तो कुछ तो है कि इस पर सोचने की जरूरत है। ये विजय मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? विजय मैम, आप उपन्यास के बारे में कुछ अपने विचार या प्रश्न आपके हों? आज के हमारे वक्ताओं को ही बोलने दिया जाए, संवादियों को ही संवाद करने दिया जाए। मैंने तो पढ़ा है और मैं यही कहना चाहूंगी कि उपन्यास भले ही लंबा हो, लेकिन वो इतना रोचक है, जैसा कि कहा भी है यहाँ पर कि पहला पन्ना पढ़ते ही फिर आप रोक नहीं सकते हैं खुद को। और विस्तार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस विस्तार में गहराई भी है। और साहित्य का पाठक या भाषा का प्रेमी दोनों ही इस उपन्यास को छोड़ नहीं सकते।
तो शिवमूर्ति जी जो कह रहे हैं कि लंबा हो गया, कुछ काटना पड़ा, मैं कहूंगी जैसा कि जोशी जी ने भी कहा कि लंबाई तो कोई मायने नहीं, 800 पन्ने जा सकते थे। मेरा एक और सुझाव है कि क्यों नहीं आप उसका अगला खंड ले आइए, अगला भाग ले आइए। जो छूटी हुई कथाएं हैं, जिनका विस्तार पूरा नहीं हो पाया है, जो चरित्र पूरे विकसित नहीं हो पाए हैं, उनको भी विस्तार दीजिए और अगला खंड ले आइए। हम लोग खुशी से उसका स्वागत करेंगे। और शिवमूर्ति जी कह रहे हैं कि मोटा होने के कारण कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन आप देख लीजिए कि ये अगम बहे दरिया तीसरा संस्करण आ रहा है। तीसरा संस्करण आ गया है। और फेसबुक अगर आप देखेंगे शिवमूर्ति जी की वाल पर, तो इतने लोगों ने पढ़ा है, इतने लोगों ने कमेंट किया है, और विभिन्न पत्रिकाओं में भी इसकी बात हुई है। तो बिना पढ़े तो शायद ही किसी ने लिखा है, हालांकि लोग लिखते हैं, लेकिन ये ऐसा उपन्यास है कि बिना पढ़े तो शायद ही किसी ने लिखा है। जो टिप्पणियां मैंने पढ़ी हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने बिना पढ़े लिखा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इस उपन्यास को शुरू करने के बाद आप रुक नहीं सकते हैं। तो खूब पढ़ा गया है। आप सेकंड भाग लिखिए, उसको भी लोग खूब खूब पढ़ेंगे, उसका भी स्वागत होगा। जी आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। और सेकंड भाग लिखा जा रहा है। ओह, दैट इज और वेरी मैं पहले डर रहा था, लेकिन जब ये स्वागत हुआ है तो काम चालू हो गया है, क्योंकि अब जाके उसको 2 साल पूरे हुए और तीन संस्करण निकल गए इतने मोटे उपन्यास के। 600-700 रुपया दाम है उसका। तो हमारे पब्लिशर भी जब मिलते हैं कहते हैं कि नहीं, वो वाला दूसरा वाला भी जल्दी लाइए। जी। तो मैंने हिम्मत किया है कि अगर स्वस्थ रहा, ठीक ठाक रहा, तो अगले 2 साल में हमारे पास तो 40% मटेरियल है ही है। और इसमें मैं इस बार जीवनी परख बना रहा हूं, तो इसकी व्याप्ति बढ़ जाएगी। तो कुछ अपने जीवन की, कुछ अपने इलाके के जीवन की मिला करके ये भी 600 पेज ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। और आपके प्रकाशक तो इतने अच्छे हैं, और वो आपको कह भी रहे हैं कि आप सेकंड पार्ट ले आइए। और जैसे आपने अभी घोषणा कर दी कि सेकंड पार्ट आ रहा है, जितने लोग भी सुन रहे हैं, और ये बात तो दूर दूर तक जाएगी, उत्सुकता जाग गई है और लोग इंतजार शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, नहीं, मैं लिख रहा हूँ। शिवमूर्ति जी, इसमें भारतीय राजनीति के मंडल पर उपरांत जो परिवर्तन आए हैं, उनका भी बड़ा यथार्थ परक चित्रण है। खास करके नाम से नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, उसकी राजनीति, उसका उत्थान और उसका पतन, इसका भी ग्राफ इसमें है। एक वो पात्र है जो गांव का, जो जी जान से मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, जो पूरी ताकत, अपनी क्षमता लगा करके पार्टी को खड़ा करता है, संगठन बनाता है, लेकिन अंत में उसको भी यह मानना पड़ता है कि वो दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। ये आपका एक संवाद भी उसमें आया हुआ है। ऐसे ही समाजवादी और गोवर्धन नहीं, गोवर्धन नहीं है, वो जो वकील हो गए हैं उनका नाम है। हाँ, गोवर्धन नहीं है, वो तपोवन या क्या कुछ ऐसा नाम। एक तो 42 है, और एक उनका नाम है, अब याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो भी बहुत तेज और बहुत बड़े कार्यकर्ता। उन्हीं को तो मार के फेंक दिया था, कुएं में गिर गए थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया जाता है, उनका सामान फेंकवा दिया जाता है विरोध कर। हाँ, मकान से बाहर फेंक दिया, सामान ही नहीं होता है तो सामान रखवाया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है, ये दिखाने के लिए। ऑर्डर किया जाता है कि उस घर में सामान ले जाओ। पुलिस को कहा जाता है कि सामान उसमें पहले ले जाके कहीं से डालो, फिर उसी को फेंको, फिर उसी की फोटो अखबार में छपवाओ। तो मैं इस प्रसंग के बहाने ये जानना चाह रहा हूँ कि गाँव में जो 90 के दशक से जो ये दलित और पिछड़ा राजनीति का उत्थान शुरू हुआ था, अब वो बिखरता हुआ नजर आता है। हालांकि एक समाजवादी पार्टी का अपना बरक्स बना हुआ है, लेकिन बसपा बुरी तरह बिखरी गई पार्टी। तो गांव में राजनीतिक परिवर्तन का जो दृश्य है इस समय, वो किस तरह का नजर आता है? बहुत निराशाजनक ही है, कम से कम दलितों के मन में। और दलितों के लिए तो सारे लोग निराश हो गए हैं।
वही जो उसमें कहा गया है कि पहले तो एक सपना तो था, कम से कम सत्ता नहीं थी लेकिन सत्ता का सपना था। अब वो सपना भी टूट गया तो हम अपने लोगों को क्या सपना दिखाएं? सपना तो दिखाने भर का रहना चाहिए था, इतना तो फेस सेविंग होनी चाहिए थी। वो कहता है वो जो पात्र है वो कहता है कि पहले तो कम से कम सपना था कि हम अपना राज लाएंगे, सब सुखी होंगे। अब वो सब राजपाट आ गया और हाथ से निकल गया, अब कौन सा सपना दिखाएं? तो निराशा है। और अब हम जो ले रहे हैं उपन्यास में, तो इसको बिल्कुल अलग ढंग से, इसको केवल उपन्यास हम नहीं कहेंगे, हम इसमें ये भी कह रहे हैं कि रियल जिंदगी से कैसे कन्वर्जन होता है पात्र का, आपके मन में जो भावना है, जो इच्छा है, उसके अनुरूप कैसे चीजें लेते हैं और कैसे रचना में ढालते हैं, ये भी कहेंगे। अभी कितना कच्चा माल, उसको रचना के लिए कच्चा माल का जो यथार्थ लोग अभी गांव में पड़े हुए हैं उनको दिखाएंगे कि देखिए ये इतने उम्र के हो गए, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और ये जाने वाले हैं, कह रहे हैं हम अपनी आंख के सामने देखना चाहते थे, नहीं देख पाए, अब हम जा रहे हैं। ये भी इसमें रहेगा। हमारे बचपन से मुकदमेबाजी गांव में हुई है, हमारे घर से जब मैं 6 साल का था तब से देख रहा हूँ, फिर दोबारा हमारे पिताजी ने किया, फिर मैंने किया। तो इसकी वजह से भी तमाम प्रकार के जो समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, जो हिम्मत नहीं कर पाते वो बिल्कुल उनके पास एक धूर जमीन बचती नहीं, मजदूर हो जाते हैं। ये सारा कुछ अपना देखा हुआ है। तो नौकरी के सिलसिले में भी कुछ देखा जो थोड़ा बहुत इसमें भी आया है। तो इन सब चीजों का एक कोलाज हम लाना चाहते हैं कि हमारा पाठक जान ले कि कम से कम आधी शताब्दी से ज्यादा, पौन शताब्दी तक हमारा यह समाज कहाँ से चला, कहाँ पहुंचा, और उसके जो रियल कैरेक्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं आज, क्या सोच रहे थे पहले। जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी उसके ठीक पहले वहाँ रसिया में ये हो रहा था ना कि सामूहिक खेती होगी, सब लोग खेत एक जगह हो जाएगा। फिर यहाँ लोगों ने विरोध किया और बाद में वहां भी विरोध किया और वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ बहुत दिनों तक ये सपना चलता रहा कि अब गांव भर की खेती सबकी खेती है, अब किसी के पास ज्यादा नहीं। कितने लोग खुश थे, एक दशक तक खुश थे। हमारे भाई देवेंद्र जी बताते हैं कि झंडा ले करके, क्या नाम था उनका, वो घूमा करते थे इसी खुशी में कि वो ऐसा समय आएगा, लेकिन वो ऐसा समय नहीं आया। ये सारी चीजें पीछे से लेकर आगे तक और आज तक अब क्या हो रहा है, ये सारी चीजों को हम कवर करना चाहेंगे और इस बात से नहीं डरेंगे कि वो 600 पेज से ज्यादा हो जाएगा। सही बात ये है। बहुत जरूरी है। मेरे पास वैसे तो कई बातें हैं, लेकिन मैं आखिरी एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ। उपन्यास का अंत आपने बहुत उम्मीद के साथ किया है। वो कहता है कि रात नफरत की काली खत्म जल्द हो, एक ऐसी सुबह की यहाँ पौ फटे, जिसमें इंसान बराबर हो दुनिया के सब, जाति धर्मों की नामों निशानी मिटे। पूरा उपन्यास में जातीय भेदभाव, जातीय जकड़न, जातीय सामंतवाद का बोलबाला है जो हमारे शहरी और ग्रामीण समाज में बराबर मौजूद है। क्या आपको कोई उम्मीद दिखती है कि भारतीय समाज से ये जाति धर्म का बोलबाला खत्म होगा? देखिए, खत्म तो होगा, ये सवाल है कि कब खत्म होगा। इस वो जो हम लोगों को जाति धर्म बढ़ता हुआ दिख रहा है, अब वो अंदर से नहीं है, अब वो स्वार्थ से है, अंदर से बहुत कम है। अब चाहे ऊंचे जात से संबंधित लोग हों, चाहे निचली जात से संबंधित लोग हों, दोनों ही ये मानते हैं कि ये रियल बंटवारा नहीं है, या योग्यता के आधार पर नहीं है, या नैसर्गिक नहीं है। सभी ये मानने लगे हैं, लेकिन कहीं से किसी का स्वार्थ सिद्ध होता है तो फिर वो उसके पीछे लगा रहता है, क्योंकि आदमी की फितरत है स्वार्थ की। इसलिए मैंने उसको नाटक में या नौटंकी में या कहिए कल्पना में उसको कहलाया है कि वो आदमी ये सपना देख रहा है जिसके पास एक
बित्ता भी जमीन नहीं है। जिसकी जिस जगह झोपड़ी बनी हुई है वो भी सरकारी जमीन है और उस पे मुकदमा चल रहा है कि उस पे जुर्माना हो जाएगा, और मुकदमा चलते 30 साल हो गया है, अब वो मरने जा रहा है। इसके बावजूद जिसके पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया के हिस्से की कोई चीज जिसके हाथ में नहीं पहुंची, इसका लाभार्थी वो नहीं रहा, वो सपना देख रहा है कि ये नफरत की रात कभी न कभी खत्म होगी और जल्दी खत्म हो, वो कह रहा है। और दूसरी चीज जो लाइन कह रहा है कि जाति धर्मों की नामो निशानी मिटे, ये मेरी लाइन नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, ये 30 साल पहले की नौटंकी का ये गीत है। तो अगर ये 30 साल नहीं बल्कि और ज्यादा 40-50 साल, हाँ, हमने कहीं सुना था तो उसको मैंने इसमें यूज किया है, ये मेरी लिखी लाइन नहीं है। तो इसका मतलब 40-50 साल पहले ये कल्पना ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके पास एक धूल जमीन नहीं है, 100 रुपए भी उसके। अब देखिए वो जो डाकू उसको कहते हैं जंगू को, उसके घर के कुर्की होती है तो उसमें 100 रुपए का सामान भी नहीं निकलता। और गांव के प्रधान कह रहे हैं कि बहुत लज्जा की बात है कि हमारे गांव के डाकू हमारे गांव का है, मेरे गांव का नाम आ रहा है, और अब तक हम अंदर अंदर उस पर गर्व भी करते थे कि मेरे गांव का डाकू है, और 100 रुपए का सामान भी नहीं निकला। इससे तो अच्छा था कि हम लोग थोड़ा बहुत सामान उसके घर में रख दिए होते। तो जिसके घर में 100 रुपए का सामान भी नहीं निकल रहा है वो दुनिया को बदलना चाहता है और पीड़ित लोगों को न्याय दे रहा है, और जिसके घर में सिर्फ झोपड़ी है वो भी सरकारी है, वो सपना देख रहा है कि ये अंधकार का युग खत्म होगा और जाति धर्म नष्ट होगा। तो इस प्रकार ये दोनों पात्र जो हैं जिनके पास वास्तव में कुछ नहीं है, सपना वही देख रहे हैं, और उनका देखा हुआ सपना आज नहीं तो कल पूरा ही होना है, क्योंकि वो सही दिशा में देख रहे हैं। समय भले लग जाए। मैं गया था किसानों के आंदोलन में बोलने के लिए, तो मुझको भी कहा गया था, तो मैंने कहा कि आप आ गए हैं, आपका रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप इसमें सफल होंगे जिसलिए यहाँ आकर के बैठे हैं, भले इसमें थोड़ा समय लग जाए। और देखिए बाद में वही हुआ। तो ऐसे ही मेरे मन में उपन्यास लिखते हुए लग रहा है कि जिस दिशा में जा रहे हैं ये लोग, जो कुछ ये चाह रहे हैं वो सही चाह रहे हैं, शुभ चाह रहे हैं, बहुजन हिताय चाह रहे हैं, इसलिए उनका सपना पूरा जरूर होगा। भाई बहुत सही बात कही है। वैसे भी साहित्यकार तो भविष्य दृष्टा होते ही हैं, और शिवमूर्ति चूंकि इतने सकारात्मक भाव से और इतने आस्था के भाव से, आस्था माने धार्मिक आस्था के संबंध में नहीं, लेकिन आस्था के भाव से कह रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वही सपना असल में देखते भी हैं। और आपकी बात आज नहीं तो कल पूरी हो जाए, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ है। मंजुला जी। देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स, या कुछ आपको बोलना हो? हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। मेरा यह मानना है, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लगभग 70 के बाद जो खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों का कभी कोई इतिहास लिखना चाहेगा, कोई उसका तो किसी समाज शास्त्री की लिखी हुई किताबों की तुलना सामाजिक संबंधों को समझने का स्वरूप इस किताब में ज्यादा मिलेगा। इसके अर्थशास्त्र को समझना चाहेगा तो किसी अर्थशास्त्री की लिखी हुई किसी किताब, गांव के ऊपर किसी अर्थशास्त्री की लिखी हुई किताबों से ज्यादा इस उपन्यास को पढ़ करके गांव की आर्थिक संरचना समझ में आएगी। या गांव का कभी इतिहास अगर लिखा जाएगा तो ये किसी इतिहासकार के द्वारा लिखी गई किताबों से ज्यादा प्रामाणिक उपन्यास यह कारगर साबित होगा। धन्यवाद। अब इससे ज्यादा मैं नहीं, लेकिन मुझे यह विश्वास है, क्योंकि गोदान के बाद इस तरह कभी कभी तो मुझे लगता है कि गोदान में जो चीजें छूट गई थी, जिस सामाजिक संबंधों का वह स्वरूप नहीं था, कहानी होरी और राय साहब के आसपास ज्यादा घूम रही थी। तो इसमें जिधर भी जाते हैं, ये जंगू की ओर गए जंगू की ओर, छत्रधारी की ओर गए छत्रधारी, और तूफानी के ओर गए तो लगता है कि पूरा वल्दियत के साथ और कई पीढ़ियों का उनका इतिहास चलता रहता है।
तो इस तरह से मुझे ये काफी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण उपन्यास, जैसा कि एक बार पहले से मूर्ति जी ने कहा था कि गांवों में जो कुछ भी है सब मैंने इसमें लिखा है। तो महाभारत के बारे में कहा जाता था कि जो कुछ दुनिया में है वह इसमें है, जो इसमें नहीं है वो दुनिया में नहीं है। तो वास्तव में ये पढ़ करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों के बारे में मुझे लगता है कि गांव में जितने तरह के चरित्र होते हैं और जैसी घटनाएं होती हैं, लगभग उन सारी घटनाओं को समेटते हुए, और एक वर्तमान समय की नहीं, ये स्मृतियों का, जिसे हम लोगों की 40-50 सालों की स्मृतियां हैं गांवों को लेकर, तो उन स्मृतियों में कभी न कभी ऐसी घटनाएं घटी हैं। बस, धन्यवाद। इस रोचक बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। एक देवेंद्र मिनट जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हितेंद्र पटेल जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से इतिहास की पड़ताल की है। और देवेंद्र जी ने अभी कहा है कि अगर इतिहास लिखना है इस काल का, इस क्षेत्र का, तो ये उपन्यास वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगी कि हितेंद्र पटेल जी भी इसे पढ़ें और इसके बारे में जरूर ऐतिहासिक दृष्टि से भी विचार करें। तो बहुत अच्छी बात है। मंजुला जी, और कुछ लोग प्रश्न भी पूछ रहे थे। हम पूछना चाह रहे थे कि दर्शकों में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। एक प्रश्न है, शिवमूर्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जरूर, आइए सर। उस चरित्र का नाम तूफानी है, अभी देवेंद्र जी ने याद दिलाया, जिसको आप तूफानी है। और इसमें पात्र, एक दिन एक जापान से आए थे इशिदा जी, तो पूछे कि इसमें तो बहुत पात्र हैं, कितने होंगे? तो हमने कहा हमने गिना तो नहीं है। फिर बाद में एक दिन गिना, छोटा बड़ा सब गिना, तो वो 326 निकले। ओ 326। रमेश कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं कि ग्रामीण जीवन के तमाम संघट विरोधाभासों, जी हाँ, प्रश्न आ ही गया है, तो वो शिवमूर्ति जी से इसमें वर्णित प्रेम प्रसंगों और लोक गीतों के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। जी, लोक गीत तो मेरे जबान पर हैं, बहुत छोटे थे तब से मेरी माँ बहुत गाती थी, और इसलिए वो याद हो गए, और उनकी संख्या मैं कह सकता हूँ कि 1000 में है। तो इसलिए मुझे खोजना नहीं पड़ता, जैसी सिचुएशन रहती है उस सिचुएशन का गीत मेरे जबान पर आ जाता है। अभी आप पूछना चाहें कि सुनाइए, तो मैं 10 से ज्यादा नहीं सुना सकता, लेकिन नहाते हुए, रास्ता चलते हुए, लिखते हुए, गुनगुनाते हुए ऐसी ऐसी लाइनें निकल के आ जाती हैं कि हमारी श्रीमती जी कहती हैं, अरे ये कहाँ से आपको सुनाई पड़ गया, ये तो आपने कभी कहा ही नहीं। तो लोकगीत हमारे, समझिए, लोग कहते हैं हमारे कंठ में बसे हैं, मैं कहूँगा मेरे दिल में बसे हैं। तो इस वजह से यहाँ से वो निकल के आ जाते हैं। हमारे कई मामा थे, कई रिश्तेदार थे, कुछ बहुत रंगबाज थे, कुछ बहुत रंगीन थे, और मैं यात्राएं बहुत करता था, मेला देखने बहुत जाता था, न्योता खाने बहुत जाता था। जो भी जाने लगे मैं उसके कैरियर पर चाहता था कि मुझे बैठा ले, मतलब यात्राएं चाहता था कि करता रहूं। और ये मेरी आदत बाद में भी, रिटायर होने के बाद भी मैंने पूरे दुनिया की यात्रा की, कोई महाद्वीप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव छोड़ करके नहीं बचा वो। लेकिन शुरुआत उसकी प्राइमरी से हो गई थी कि एक बार मैं और हमारे मित्र राम सुख सिंह जब दर्जा 3 में थे, तो यह हुआ कि ध्रुव की तरह चलो तपस्या करने चलते हैं। तो शाम को 4 बजे छुट्टी हुई, तो हम लोग अपना तख्ती बस्ता लेकर के और चल पड़े उत्तर दिशा में, कि इधर ही हिमालय है। जब शाम होने लगी तो हम लोग डरने लगे, तो वापस लौट आए। तो गीत के प्रति और यात्रा के प्रति मेरा बहुत ज्यादा आकर्षण है, इसलिए वो हमारे पास बहुत है। उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप निकल आते हैं, जहाँ पता नहीं कहाँ रखे रहते हैं। कार्यक्रम का समय विजय जी करीब करीब पूरा हो गया है। आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देंगी? और मेरी तरफ से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। संवादी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा को चलाया, और बहुत, आई थिंक, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई है। आपका, शिवमूर्ति जी का,
और जोशी जी का, देवेंद्र जी का, सबको धन्यवाद है। विजय मैम, आप कृपया प्रोग्राम समाप्ति करना चाहें। धन्यवाद मंजुला जी। शिवमूर्ति जी ने इतना लिखा है और ये वृहद उपन्यास जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुपठित हो गया है। इसे बहुत लोगों ने पढ़ा है और चूंकि ये बहुत बड़ा फलक समेटे हुए है, इसलिए इसके लिए 1 घंटे की चर्चा काफी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी अपनी समय की सीमा होती है। हम चाहेंगे कि चर्चा इसके बाद भी जारी रहे। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मंच पर हैं, जो लोग फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, वो लोग इस चर्चा को जारी रखें। अपने विचार, इससे जुड़े हुए विचार प्रसारित करते रहें किसी न किसी रूप में, अपनी वॉल पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे एक दूसरे से संपर्क में बातें कहते रहें, क्योंकि कोई भी वार्ता अगर वो सार्थक वार्ता है तो वो समाप्त नहीं होती है और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी चलती रहती, तभी उसकी वास्तविक सफलता होती है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अर्थपूर्ण रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो 2 संवादी थे, उन्होंने न केवल उपन्यास पढ़ा वरन एक तरह से उसका अध्ययन मनन भी किया। वो उससे पूरी तरह परिचित भी हैं। और शिवमूर्ति जी जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है, वो तो उपन्यास उनके जीवन का ही अंग है। उनके अनुभवों का कुछ टुकड़े यहाँ पर उपस्थित है, जैसा उन्होंने बताया। कुछ गीत यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पर समाप्त करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले तो शिवमूर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मंच के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपना समय यहाँ पर दिया। उनके उपन्यास के दूसरे खंड का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और हम उन्हें सृजन संवाद में बार बार बुलाना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो भी अवश्य आना चाहेंगे। ये 194वीं गोष्ठी है और उम्मीद ये है कि सिलसिला जारी रहेगा। हम आगे भी हर महीने कार्यक्रम करते रहेंगे। शिवमूर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों संवादी पहली बार इस मंच पर आए हैं। उन्हें सुनना, उनके जो ज्ञान है उपन्यास के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, उसको सुनना, उसको समझना हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं चाहूँगी कि वो भी भविष्य में भी सृजन संवाद के मंच पर आए, तरह तरह के कार्यक्रम में आए, कभी वक्ता के रूप में आए, कभी श्रोता के रूप में जुड़े, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोनों का मैं मंच की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मंजुला जी जिन्होंने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया और आज लखनऊ त्रिमूर्ति की जगह पर चतुर्मुख बन गया है, उसको समृद्ध किया। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। फेसबुक लाइव से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे जिनके कमेंट्स को हमने देखा भी। कुछ कमेंट्स मैंने नोट भी कर लिए हैं। और उर्मिला श्रीष जी जुड़ी हैं, शशि भूषण बदौनी जुड़े हैं, अश्वनी तिवारी जुड़े हैं, क्षमा त्रिपाठी जुड़ी हैं, वैभवमणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, उमा शर्मा जी जुड़े हैं। उमा शर्मा जी ने कहा था कि आज वो गांव जा रहे हैं, पता नहीं उनको नेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो जुड़ गए हैं। वीना कुमारी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा जुड़े हैं,
महेश्वर दत्त शर्मा जो प्रकाशक भी हैं और नया ज्ञानोदय के उप संपादक भी हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। वो सृजन संवाद का भी अंग है। सृजन संवाद के बहुत सारे लोगों की पुस्तकें उनके यहाँ से आई हैं। रक्षा गीता जी जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बहुत लोग जिन्होंने शायद कमेंट नहीं किया है, उनके नाम यहाँ नहीं आया, लेकिन वो इससे जुड़े हुए हैं। मैं सबका मंच की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। अनुराग का खास तौर पर आभार कि उन्होंने स्ट्रीम यार्ड का संचालन किया। वैभव मणि जी का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक बनाया और लोगों तक पहुंचाया। साथ ही साथ मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग ही हमारे कार्यक्रम को, हमारी बातों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं और एक स्थायित्व ही उसे मिल जाता है न्यूज़पेपर में आने के चलते। ई न्यूज़पेपर में भी हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं और प्रिंट में भी आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं जिन्होंने हमारा पोस्टर बनाया है, तन्मय सोलंकी जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। एक बार पुनः मैं सबका धन्यवाद कर रही हूँ और अगले महीने की गोष्ठी की घोषणा बहुत जल्द होगी और उम्मीद है कि आप लोग साथ रहेंगे। धन्यवाद। सब करेंगे क्या?